हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से। और आज मैं लेके आया हूं एक स्पेशल गेस्ट इसलिए क्योंकि कभी यहां पढ़ी, आज वो स्वार्ट्स में पढ़ रही है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स पार्ट 4 में, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही, मतलब करना नहीं चाह रही, वो उसको मैंने जबरदस्ती कहा, बेटा मैंने कहा अपने अनुभव बताने हैं आपको, और यहाँ पे कैसा लगा, वहां पर कैसा लग रहा है, वहां का स्टडी का जो है ना कैसा है, यहाँ का कैसा था। तो ऐसी ही कुछ बातें जो है ना आज मैं आपको आपके साथ करने वाला हूँ। बिटिया मेरे साथ है थोड़ी देर में। और देखिए, मैं कई बार कहता हूँ एक बेटी जो होती है ना, वो मेरे हिसाब से घर की एक लक्ष्मी होती है, घर की जो है ना बेटा शान होती है, और उसके जो मतलब अचीवमेंट्स होते हैं वो सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि बिटिया बार बार कह रही थी सर मैं इंटरव्यू में आऊंगी कैसे, अभी तो मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है। मैंने कहा बेटा अचीवमेंट जरूरी नहीं है, आप अपने छोटे भाई बहनों को कोई मैसेज दे सकती है ना, इंस्टीट्यूट के बारे में, या फिर जहां पढ़ रही है वहां के बारे में, पापा के बारे में बता सकती है। पापा देखिए, मैं अभी बता दूं आपको, अगर आप 12वीं एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं तो एजी केमिस्ट्री की जो राइटर टीम है, मतलब जो लेखक है, उनमें पापा भी एक राइटर है। और ये बड़ी बात होती है कि इतने इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए राजधानी को चुना। भाई इतना बड़ा नाम, आज पूरा राजस्थान एग्रीकल्चर को एक सही मुकाम पे ले जाने में, या यूं कहे कि एजुकेशन को ही सही मुकाम में ले जाने के लिए पापा का बहुत बड़ा एक तपस्या है, त्याग है। आप के जो पापा जी है उनसे मैं आज भी याद है, मुझे मैं पहली बार मिला देवली के अंदर, देवली टोंक के अंदर, उस समय आप लेक्चरर वहां थे। तो वहां पर जाके एग्रीकल्चर कैसे होती है, स्कूल में एग्रीकल्चर कैसे होती है, इनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ करता था देवली टोंक कि जहां अलग से पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ एग्रीकल्चर का, अलग से पूरा का पूरा जो हॉर्टिकल्चर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन लगा हुआ, अलग से प्लांट्स लगे हुए हैं, बच्चों के लिए अलग क्लासरूम है, एक अलग से पूरा का पूरा जो लैब वगैरह या सारा जो होता था वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता था। ऐसे बहुत सारे कॉलेज भी आपको आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर इतना बढ़िया मैंने नहीं देखा जितना एक स्कूलिंग के लेवल पे होना, उसके बाद बच्चों को इतना मोटिवेट करना। और वहां पर उस समय की स्थिति ये थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता आज भी हुई होगी, लेकिन उस समय तो ये होता था कि एग्रीकल्चर के लिए मना करना पड़ता था कि नहीं, अब एग्रीकल्चर का जो है ना इतने स्टूडेंट्स को लेंगे, एक मतलब बहुत बड़ा क्रेज हुआ करता था। तो पूरा राजस्थान जो है ना ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे एक महानतम से भी महानतम जो पर्सनालिटी है श्री बीएल कुमार सर, उनको यहाँ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। उनका एक बहुत बड़ा, एक यूं कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना एक कर्ज, तो खैर मैं नहीं कहूंगा क्योंकि एक वो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा जो है ना उनका एक काम किया हुआ है एग्रीकल्चर को एक बुलंदी पे ले जाने के लिए। एग्रीकल्चर क्या होती है, कैसे होती है, कैसा बढ़िया कर सकता है, तो उनके लिए तो मैं जितना कहूं उतना कम है। और अभी भी बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, मतलब कभी कभी तो मैं खुद एस्टोनिश्ड हो जाता हूं जब उनसे मिलता हूं, जब उनसे बात करता हूं, या तो वो एक तो मतलब एक जो आईक्यू लेवल कहते हैं ना, वो एक बहुत ऊंचे लेवल का है। और कभी कभी जो है ना मुझे सौभाग्य मिलता है उनके साथ रहने का, बैठने का, तो उस समय वो अपनी संघर्ष की भी कई बार बताते हैं कि इस तरह से हमारे परिवार में ना कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब पापा जी वगैरह वो नॉर्मल एक जैसे किसान होता है वैसे ही एक थी, उन्होंने बहुत मेहनत करके हमको पढ़ाया, और आज बहुत ही एक रेपुटेड फैमिली में आता है, मतलब आरएस। आप कभी विकास जी का नाम सुना हो, विकास जी कुमार साहब 9th रैंक आरएस में था वो, आप उनके भतीजे हैं, मतलब एक्चुअली जो है ना मैंने एक दिन कहा भतीजे हैं, तो वो मैम बोल रहे हैं कि नहीं भतीजे नहीं है, ये ना इनके छोटे भाई के बेटे हैं। मैंने कहा जी हमारे तो दोनों ही भतीजे कहलाते हैं। तो विकास जी के मतलब ताऊजी है यूं कह सकते हैं, जो आरएस में 9th रैंक लेके आते हैं। इसके अलावा भी पूरा फैमिली वेल अप टू डेट यूं कह सकते हैं, वेल एजुकेटेड, बहुत सारी सर्विसेज वगैरह में, बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट में, चाहे मेडिकल हो, आरएस हो, सब में। तो एक बहुत बड़ा एक दायित्व उन्होंने निभाया है परिवार के लिए भी, और परिवार के साथ साथ पूरे राजस्थान के लिए भी। स्पेशली जो एग्रीकल्चर है उसको लेके उन्होंने बहुत काम किया है। मतलब अगर ओरिजिनली कभी सर्वे हो तो वाकई यूं लगेगा कि कितना बड़ा एक त्याग है एक उस पोस्ट पे रहते हुए, जहां पे कुछ लिमिटेशंस भी होती है, सीमाएं भी होती है, उसके बाद में भी कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का कैसे भला हो सकता है, एग्रीकल्चर कैसे जो है ना बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। क्योंकि इकोनॉमी आप जानते हैं, कोई भी देश हो उसका इकोनॉमी मोस्टली जो है ना टेक्सटाइल या इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज उनको बहुत अच्छे से ज्ञात है, और पूरा वो करके एक बहुत बड़ा उनका वो है नाम है। मैं कई बार उनको कहता भी हूँ, मैंने कहा सर कभी
है ना, आप आओ, क्योंकि वो एक बड़ी बात होती है। देखिए मैं तो अपने आप को उस परम पिता को धन्यवाद दूंगा, उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि उनका स्नेह और उनका प्यार जो है ना मुझे बहुत मिला है, बहुत ज्यादा। मतलब उनको एक वो कह सकते हैं, क्योंकि बिटिया पढ़ी उससे पहले भी उनका लगाव जो है ना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनको पता था ये बच्चा बहुत मेहनत करता। मतलब मुझे जो है ना इस तरह से वो एक छोटे भाई की तरह, एक क्योंकि एक बाकी कोई मुझे वो नहीं, बाकी यही रिश्ता था कि ये लड़का ना बहुत मेहनत करता है, ये लगा रहता है, ये बहुत मेहनत, एक दिन अच्छा करेगा, ये भी कभी वर्ड हुआ करते थे। और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है ना आज अच्छा नहीं, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे कभी कभी वो बीच में भी, जब बिटिया पढ़ी उससे पहले भी सर का आना हुआ, बिटिया पढ़ के चली गई, स्वार्थ में पढ़ रही, उसके बाद में बीच में बिटिया लेके आ जाती थी जबरदस्ती कई बार, तो कि नहीं चल सर से मिलके आएंगे, सर के पास चल के आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा लगाव है। और तो मैं सर को पूरे राजधानी परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा मैं उनका एक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पूरे स्टूडेंट की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से, कि आपकी जो एग्रीकल्चर को लेके, एजुकेशन को लेके आपकी जो प्रयास रहे, वो राजस्थान सदैव उसके लिए आपका ऋणी रहेगा। बहुत मेहनत की आपने, बहुत बड़ा मुकाम बनाया है। और आज शायद ही कोई एग्रीकल्चर में ऐसा होगा, चाहे वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो या और कोई डिपार्टमेंट का हो, या जो सर को नहीं जानता हो। तो यही इन्हीं सर के यहाँ एक गुड़िया स्वर्णिका, जिसको बेटी को मैं प्यार से गोल्डनिका भी कहता हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में किया, तो मैंने कहा बेटा तेरा नाम भी इंग्लिश में होना चाहिए। तो बिटिया जो है ना वो 3 या 4 साल पहले आती है, 11th क्लास में पढ़ती है, 12th क्लास में पढ़ती है, और उस समय कोरोना का भी टाइम आ जाता है। और स्वार्ट्स में ऑन द परसेंटेज बेसिस, उस समय परसेंटेज बेसिस से आपका सिलेक्शन होता है। और देखिए बिटिया के लिए भी मैं आपको बता दूं, जैसे पापा है वो संस्कार तो बिटिया में आने ही है। मैं बताऊं आपको, अभी 2 साल पहले शादी में, कोई परिवार में शादी थी, मैं वहां चला गया, तो इसको जैसे ही ये मैं गया, उसके बाद में जो भी ये कर रही थी ना, उसको सबको छोड़ के दौड़ के सबके, और आके ना ऐसे जैसे कोई अपने पिता से या अपने गार्जियन से जैसे लिपटते हैं, वो लिपट के, इसकी आंखों में आंसू थे कि सर मैं बता नहीं सकती। मैं 2 साल वहां रही, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परिवार से भी जो है ना ज्यादा मेरे पापा मम्मी जितना प्यार करते उतना ही प्यार और इतना ही स्नेह सबसे मिला। तो एक बहुत अच्छा वहां पे लगा, और ऑटोमेटिकली इसकी आंखों में ना एक इमोशंस थे, एक वो थी। तो मुझे भी, और उसके बाद में भी पापा से कहना, बोला सर से मिलके आएंगे, जबकि बीच में, हालांकि अभी तो छोटे वाला गुड्डू भी, इनसे जो छोटा है, वो भी पढ़ने के लिए आ गया, तो वापस थोड़ा सा मतलब बढ़ गया, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल वो आना जाना और ज्यादा अच्छा हो गया। तो ये एक बड़ी बात होती है, इतना लगाव होना, इतना स्नेह होना, और ऐसे परिवार से आना, उसके बाद में अपने आप को नई जगह एडजस्ट करना, और वहां पे बहुत तपस्या करना। और 71% 10th क्लास में वहां से बना के बिटिया आती है, और यहाँ पर 94.6 बोले तो 95% बना के उसके बाद स्वार्थ में जाती है। तो बहुत एक बेटियों के लिए तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बेटियां सोचती है कहां पढ़ूंगी, कैसे हॉस्टल में रहूंगी, कैसा माहौल मिलेगा, पता नहीं कैसे रखेंगे, किस तरह से। और एक पिता के लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। देखिए एक बिटिया को अपने से दूर करना, हॉस्टल में रखना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। एक अपने पूरी बॉडी के पार्ट को यूं कह सकते हैं काट के अलग करना, इस तरह का डिसीजन होता है। लेकिन ये जो है ना एक अच्छे पिता का, एक अच्छी माँ का फर्ज होता है कि वो इस चीज को जो है ना एक्सेप्ट करे कि बेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बेटी जो है ना वो एक बड़ा एग्जाम्पल होती है, बेटों से भी बड़ा एग्जाम्पल होता है सक्सेस का। क्योंकि वो हॉस्टल में रहना, फिर वहां, और उसके बाद में भी कहते वो पापा कह रहे थे कि मुझे तो 1 या 2 बार जो है ना बेटी को छोड़ना पड़ा, उसके बाद में अपने आप ही आना जाना, कैसे बात करनी है और कैसे रहना है, कैसे जो है ना एक व्यवहार किसी का हो सकता है, उसका बड़ा एग्जाम्पल बेटी बनी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये मैंने जो बताई, ये तो बहुत कम बताई है। उन महान व्यक्तित्व के बारे में, श्री BL कुमार साहब के बारे में, बिटिया के बारे में, और बिटिया की मम्मा जो है ना वो भी मुझे ऐसे ही अपने बच्चों की तरह ही जो है ना स्नेह उनका, और सारा परिवार ही एक फैमिली की तरह है, और बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना पहले भी बिटिया पढ़ी, उसके बाद में भी जो बीच में अभी वापस गुड्डू तो इस साल पढ़ने आया, उसके बीच में भी इतना स्नेह, इतना लगाव, इतना प्यार कि मैं जीवन भर जो है ना उन महान व्यक्तित्वों का, उस पूरे परिवार का आभारी रहूंगा। और अब मैं उस बिटिया से आपको मिलाता हूं। बहुत ही प्यारी सी बेटी है, बहुत ही सिंसियर और जबरदस्त वाली। और एक्चुअली क्या अभी इसका जोबनेर यूनिवर्सिटी में कोई एक वो सेशन चल रहा है मशरूम को लेके, तो बिटिया अभी ना 4 या 5 दिन, 5 या 7 दिन का इसका सेशन है। तो यही थी, तो मैंने कहा बेटा मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। बोला सर पहले तो ना मुझे कोई अचीवमेंट हो तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा बेटा अचीवमेंट जरूरी नहीं है, आप स्वार्थ में गई है, वहां पढ़ रही है, राजस्थान की बिटिया, और जाके प्रयागराज में पढ़ रही है, ये छोटा अचीवमेंट नहीं है।
और बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बीएससी पार्ट 4th में है, तो ये मेरे लिए तो बेटा अचीवमेंट है। फिर आप रही, इतना अच्छा आपका व्यक्तित्व और व्यवहार रहा, पापा जी सबका इतना स्नेह रहा, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो है ना, मैं अकेला ही क्यों अपने तक रखूं, मुझे सबके पास जानी चाहिए सारी बातें कि आपका कैसा अनुभव रहा, कैसे यहाँ रहे। तो बिटिया से मैं आपको मिलवाता हूँ एक गुड़िया से, स्वर्णिका, बेटी गोल्डनिका से, जो डॉटर ऑफ श्री BL कुमार सर है। तो प्लीज वेलकम कीजिए बेटी गोल्डनिका या स्वर्णिका का। तो स्टूडेंट स्वागत है, बेटी आपके साथ है, बेटी आपके बीच में है स्वर्णिका, और मैं चाहूंगा रूबरू हो जाए, बेटा सबको अभिवादन करे, सभी को हाय हेलो बोले, नमस्कार बोले। जय हिंद, जय राजधानी। माई सेल्फ स्वर्णिका, करंटली आई एम स्टडिंग एट शुआर्ट्स, परसुइंग BSc एग्रीकल्चर, एंड मुझे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मिला, इसके लिए मैं सर को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। और आप सभी के सामने मैं अपने कॉलेज के बारे में और सबसे पहले मैं यहाँ कैसे रही उसके बारे में बताना चाहती हूँ। चलो मैं एक एक बात जानता हूँ बेटा, पहले तो ये बताइए, जब आपका पहले तो यहाँ पढ़ने का, जब आप राजधानी में आई 4 साल 5 साल पहले, तो ये डिसीजन कैसे मतलब हुआ कि नहीं वहाँ पढ़ाना है और वहाँ ले जाना है? मैंने न्यूज़ में एक सर का देखा था कि वहाँ इस इंस्टीट्यूट से 30 साइंटिस्ट सेलेक्ट हुए हैं, तो उस न्यूज़ से मैं बहुत मोटिवेट हुई थी और बहुत इम्प्रेस हुई थी कि मुझे भी वहीं जाना है और मुझे भी साइंटिस्ट ही बनना है। तब मुझे नहीं पता था कि इससे बड़ी भी और कोई चीज़ होती है, तब तक मेरे लिए साइंटिस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और एग्रीकल्चर लेना मेरे लिए ये था कि पापा के पास एग्रीकल्चर था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं उनके साथ काम करती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि राजधानी जाना है। और वो न्यूज़ देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मुझे लगा कि मुझे वहीं जाना है, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं पढ़ना। नहीं तो उससे पहले भी तो क्या न्यूज़ देखने से पहले राजधानी के बारे में नहीं जानते थे बेटा? पापा ने कभी बताया नहीं आपको? पापा, क्योंकि तब तक मैं 10th क्लास में पढ़ती थी और इतना कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और पापा ने कभी ऐसे बताया नहीं। और तब बताया कि देखो यहाँ पर ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, साइंटिस्ट बने हैं। तब जाके फिर मैंने बहुत रिसर्च किया कि और भी अचीवमेंट्स हो सकते हैं उस इंस्टीट्यूट के। तो फिर मैंने देखा कि पूरी लिस्ट थी वहाँ पे बहुत लंबी सी, तो बहुत बच्चों का सिलेक्शन, जॉब क्राइटेरिया, तो मुझे लगा कि मुझे यहीं जाना चाहिए। मतलब बिटिया 10th क्लास में पढ़ रही थी, तो इसको ज़्यादा आगे वाली क्लास वाली या कहाँ जाना उस समय उससे मतलब नहीं था। तो पापा ने फिर वो न्यूज़पेपर में देखती है बिटिया, उसके बाद में फिर पापा से बात करती है, तो पापा ने कहा ये तो स्कूल, अपना स्कूल है, बहुत एक वो वाला होता है। अच्छा बेटा, वहाँ से जब आप आए तो शुरू के जो 2-4 दिन होते हैं, कोई भी बच्चा हो, नया माहौल होता है, नई जगह होती है, नया वातावरण होता है ना। इवन अपन कई बार कहते हैं कि कहीं किसी प्लांट को भी दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो वो भी थोड़ा सा अनकंफर्ट सा होकर एक बार मतलब यूँ लगता है जैसे मुरझा गया, उसके बाद फिर से वो खड़ा होता है और बहुत बड़ा पेड़ बनता है। कोई अपने घर पे जैसे कोई गाय है, हम उसको भी चेंज करते हैं, तो एक ह्यूमन फिनोमेनन है कि नई जगह जाएंगे। तो बेटी जब आप यहाँ आए तो आते ही 2-4-5 दिन कैसा लगा, और उसके बाद में हॉस्टल में रहे तो कैसा लगा, थोड़ा सा बताए बेटा, उस समय के शुरू के एक्सपीरियंस जो शुरुआत के थे 2-5-7 दिन के, वो वाले। फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे एकदम फैमिली जैसा माहौल मिला, और अपने मम्मी पापा से अलग होने के बाद यहाँ पर भी मम्मी पापा का मिलना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कि मैं इतना दूर आई और फिर से मुझे मम्मी पापा मिल गए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और यहाँ पे मैं इजीली सरवाइव कर गई, क्योंकि मेरे लिए मेरा घर ही था और मेरी फैमिली यहाँ पे थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्टल आई हूँ और मैं बहुत दूर आई हूँ। बिटिया कह रही कि मैं आई तो मुझे मम्मी पापा मिल गए, मतलब है ना तो मम्मी पापा मिल गए, दादा दादी मिल गए, सारा परिवार जैसा ही मिल गया, और मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मतलब ये पहली बिटिया जो कह रही है कि मुझे दिक्कत नहीं आई, नहीं तो यूँ थोड़ा सा बच्चा होता है कि सर 2-4 दिन तो मुझे बहुत याद आई, लेकिन ये कह रही है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि घर जैसा ही यहाँ मुझे मिला। अच्छा 2 साल रहे तो उसका कैसा अनुभव रहा बेटा? मतलब कैसे, कभी ऐसा भी लगा कि भाई मैं कहाँ आ गई हूँ, है ना, या कोई गलत डिसीजन तो नहीं हो गया, या हमेशा ऐसा लगा कि नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस वगैरह सारी लेके या हॉस्टल में रह के? सर की एक बात है कि कोई डिसीज़न सही या गलत नहीं होता है, उसको सही बनाना पड़ता है। तो डिसीज़न मेरा जो भी था उसको सही मुझे बनाना था, वो मेरा काम था। तो यहाँ आके मैंने अपने डिसीज़न पे वर्क किया कि मुझे एग्रीकल्चर लेना है, मुझे उस पर अच्छा काम करना है, तो मेरा बस वही काम चलता रहा पूरे 2 साल तक। और ये था कि 10th में मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ कि मैं अच्छा नहीं कर पाई, तो मैंने अपने आप को एज ए लूज़र फील किया, और मुझे एज अ विनर अपने आप को सामने रिप्रेजेंट करना था, इवन माई फैमिली एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन्स।
तो मैं उसी पे काम करती रही कि मैं कैसे अच्छा कर सकूं, और अच्छा करने के साथ पीछे मेरे बहुत बड़ी ताकत थी जो सर हैं, तो क्यों ना मैं अच्छा करती, मैं ज़रूर अच्छा करती अगर मेरे साथ सर हैं तो। भाई ये भी वीडियो एक बहुत अच्छा मुझे याद दिलाया, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो पापा का फोन आता है, कमाल हो गया सर। मैंने कहा कैसे कि बिटिया ने ना इतना स्कोर बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए 90 के ऊपर ना एक एक परसेंटेज को बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और 71 से 96 पे जाना, 94.6 आई थिंक है ना, 95 था ना, 95 पे जाना मतलब 94.6 पे जाना बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने कहा कि सर बहुत बेस्ट ये रिजल्ट है, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर का इस तरह से कहना था। और ये तो ये मीडिया कह रही कि यहाँ मुझे जो है ना एक तो परिवार की तरह लगा। अच्छा, क्लासेस वगैरह एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगी होंगी, मैं तो भूल गया, 3 या 4 साल की बात हो गई, या उस समय कोरोना वाला भी टाइम आ गया था, 12th के जस्ट बाद में कोरोना आया था, ऐसा कुछ भी हुआ था उस समय? क्लासेस का सीन हमारा कुछ इस तरीके से था कि नॉर्मली हम लोग की क्लासेस, और सर का स्ट्रगल इतना था कि सर का स्ट्रगल और सर का ड्रीम ये था कि बस मेरे बच्चे सक्सेस होने चाहिए, और उसी सक्सेस के लिए सर सुबह 4 बजे उठते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, मॉर्निंग वॉक से डायरेक्ट हमको पढ़ाते थे सुबह 6 से लेके शाम के जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है तब तक सर हमारी क्लास लेते थे। कोई टाइम नहीं था क्लास का कि शाम को कब तक क्लास होगी, जितनी लेट अंधेरा होगा तब तक हमारी क्लास होती थी। अंधेरा होने के बाद भी हम टॉर्च जला के पढ़ते थे, सर हमको पढ़ाते थे। तो इससे बड़ा स्ट्रगल और हम क्या देख सकते हैं किसी टीचर का मेन एम होता है कि बस वो अपने टाइम पे पढ़ा कर चल जाए, लेकिन सर का मेन एम ये नहीं था। सर का मेन एम ये था कि मुझे मेरे बच्चों को सक्सेस करना है, मेरे बच्चे कैसे सक्सेस हो सकते हैं, एक बेटर रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। थोड़ा सा पापा को तो जैसे पूरा राजस्थान जानता है, बहुत बड़ा उनका नाम है, बहुत उन्होंने तपस्या की है, बहुत मेहनत की है। आपके दादाजी ने बहुत मेहनत की है पापा को पढ़ाने के लिए। पापा जो है ना वो एक हर स्टूडेंट को सक्सेस करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो पापा के बारे में थोड़ा सा मैं बाद में जानना चाहूँगा। मम्मा के बारे में बेटा आप थोड़ा सा बताइए, मम्मा कहाँ तक पढ़ी लिखी है, किस तरह का उनका सपोर्ट है, थोड़ा मम्मा के बारे में, क्योंकि वो भी एक भगवान का दूसरा रूप है। उनको जब भी मिलता हूँ तो मुझे भी ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी माँ से मिल रहा हूँ या अपने जो है ना किसी भगवान से मिल रहा हूँ। तो मम्मा के बारे में बेटा एक बार सबको बताएं। अपने पेरेंट्स का जो लव है उसे, और उनका कैसे हमारे लिए केयर रहा, उन्होंने कैसे हमें यहाँ भेजा, वो हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स बहुत कम है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। और मदर, मम्मा पढ़े कहाँ तक है? एक्चुअली मेरी मदर अनएजुकेटेड है। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो एजुकेटेड लगते हैं, जबकि एक बार मेरे को पहले भी बताया था किसी ने कि नहीं वो तो हमेशा ऐसी बात जो करते हैं ना बिल्कुल एजुकेटेड और बहुत अच्छे से करते हैं। हालांकि ये माहौल का भी फर्क पड़ता है, संस्कारों का भी फर्क पड़ता है। तो ननिहाल वालों के भी, और फिर यहाँ पे जब आगे तो सर तो सारा मिलके वो है ना पढ़े लिखे एजुकेटेड लगते हैं, तो उनसे मतलब काफी वो है। हाँ कंटिन्यू रखे बेटा, और क्या कहना है मम्मी पापा मम्मी के बारे में? हाँ, मम्मी का मेरा ये रहा कि मम्मी ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया सुबह मुझे पढ़ाने के लिए, यहाँ इतना दूर भेजने के लिए। उन्होंने अपना मन इतना मतलब कठोर किया कि वो मुझे इतना दूर भेज सके, मुझे पढ़ा सके। और पापा ने भी सेम यही चीज़ की। और मम्मा का स्ट्रगल तो मैं नहीं बता सकती वर्ड्स के अंदर, क्योंकि मैंने बोला कि वर्ड्स बहुत कम है। सही बात इस चीज़ के लिए है ही नहीं। पूरी कागज कहते हैं ना कथनी, कोई मुझे नहीं आता एग्जैक्टली वो बोलते हैं कथनी करनी करो गुरु, वो क्या महिमा लिखी न जाए। गुरु या माँ की जो पिता की जो महिमा होती है लिख नहीं सकते वर्ड्स के अंदर। और यहाँ आने से पहले जब मैं अब शुएट्स में जहाँ इलाहाबाद रहती हूँ, तो कभी मैं सर का लाइव सेशन ज्वाइन करती हूँ, और इवन मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ यहाँ की जब ज़रूरत रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि उनका स्ट्रगल और उन सब की जो चीज़ें हैं उनको मैं कैसे रिवेल करूँ वर्ड्स में। आई डोंट हैव वर्ड्स टू रिवेल ऑल दीज थिंग्स। और मैं मतलब शब्दों में अपने माता पिता को और सर को मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सर का स्ट्रगल, सर का प्यार और सर का इतना केयर करके रखना, कि एक एक बच्चे पे इतना ध्यान रखना, कि ये तो यहाँ आकर ही कोई पेरेंट्स देख सकते हैं कि हमारे बच्चे पे, एक एक बच्चे पे कैसे ध्यान रखा जा रहा है। 1000 बच्चे की क्लास में जो लास्ट पे जो बैठा बच्चा होगा उस पर भी सर का ध्यान रहता है। और सर का बिल्कुल हर बच्चा सर के लिए अपने बच्चे के बराबर है, कि जो भी बच्चे यहाँ पर हैं सर के अपने बच्चे हैं वो। अच्छा बेटा, वो वाकया मुझे, मेरे पास अगर कैमरा होता ना तो वो शादी वाला जरूर रिकॉर्ड करता, क्योंकि वो जैसे पता लगता है दौड़ के आके, तो वो ऐसे कैसे अचानक मतलब यूं एकदम से यूं हो गया जैसे कोई मतलब या तो यूं लग रहा था कि सर शायद नहीं आ पाएंगे, बलराम जी आएंगे, या कोई और कारण था। वो मुझे आज भी वो सीन ऐसे कैसे याद है। और बड़ी गलती ये रही कि मुझे जो है ना एक कैमरा लेके और वो आपके इमोशंस को जो है उस समय रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो कैसे वहां पर इतना वो, क्योंकि 2 साल बाद में शादी के अंदर जो है ना बेटा आप मिलते हैं,
तो वो क्या कैसा था वो एक्सपीरियंस आपका? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ कि सर का जो एक्चुअल में लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, उनको सक्सेस करना है। सर कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं, सर कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते हैं, और फिर ऐसे में मेरे फंक्शन में सर का आ जाना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो पर्सन जिसने आपके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, इतना आपको पढ़ाया है, इवन वो पूरे दिन भर पैरों पे खड़ा होकर पढ़ाना, कोई ऑफिस में नहीं बैठना, कोई चेयर पे नहीं बैठना, इतना लंबा स्ट्रगल, और मुझे इतना सक्सेस करना, मेरे लिए 94% बनना बहुत बड़ी बात थी। और फिर मेरा शुएट्स में सिलेक्शन होना ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये सब मेहरबानी सर की है, तो मैं उस स्ट्रगल को नहीं भूल सकती थी। तो सर को देखकर मुझे बहुत वो आंसू एक्चुअल में मेरे लिए खुशी के थे, और आज भी सर जब उस बात को बताते हैं तो मेरे आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा, यहाँ पर बेटियों को लेके जैसे कई बार गार्जियन को ऐसे डर रहता है, पता नहीं मेरी बेटी कैसे रहेगी, वो कहीं जो है ना गलत रास्ते तो नहीं चली जाएगी, कहीं उसको जो है ना कोई मतलब रास्ते से भटक तो नहीं जाएगी। तो बेटियां जो यहाँ पढ़ रही है बहुत सारी, समय 250 के करीब जो है ना गर्ल्स हॉस्टल में बेटियां हैं, हजारों जो है ना स्टूडेंट्स हैं। तो बेटियों को लेके कैसा लगता है बेटा, यहाँ बेटियों के लिए कैसा माहौल है, बेटियों के लिए कितना केयर करते हैं, बेटियों के लिए कितना ध्यान रखते हैं? थोड़ा सा उन पेरेंट्स को बताएं जो अपनी बेटी को लेके बड़े डरे हुए रहते हैं कि बाहर भेजूंगा, पता नहीं केयर होगी कि नहीं होगी, ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पता नहीं कैसे है ना लोगों के किस तरह के लोग जो है ना उससे मिलेंगे, कैसे उसके संस्कार हो जाएंगे। तो उन पेरेंट्स के लिए बेटा थोड़ा सा यहाँ के माहौल के बारे में जरूर बताएं। मैं कहना चाहूँगी कि मैंने पहले भी कहा कि 1000 बच्चों में सब सर का हर एक बच्चे पे ध्यान रहता है। उसी तरह गर्ल्स की बात की जाए तो सर का हर बच्ची पे ध्यान रहता है कि बच्ची क्या कर रही है, बच्ची कैसे पढ़ रही है, बच्ची को क्या दिक्कत है। और किसी डायरेक्टर के पास शायद इतना टाइम नहीं होता होगा कि वो हॉस्टल में जाके एक एक बच्चे से ये पूछे कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और मेरी फैमिली भी आज तक शॉक्ड है कि सर इतने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, कैसे हैंडल कर लेते हैं। और पेरेंट्स को ये इंस्टीट्यूट देख के और ये इंटरव्यू देख के ये बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए माइंड से कि एक जब पेरेंट्स से निकल के बच्ची दूसरे पेरेंट्स के पास अगर जा रही है तो यहाँ पर भी एकदम पेरेंट्स ही हैं। तो पेरेंट्स के पास रह के कोई बच्चा बिगड़ नहीं सकता है, कोई बच्चा अपना ट्रैक से दूर नहीं जा सकता है, और बच्चा यहाँ पर वैसे ही रहेगा जैसे कि अपने पेरेंट्स के पास रहता है, उसी लाड प्यार के साथ, उसी सम्मान के साथ, और सब वही फैसिलिटीज़ मिलेगी जो अपने घर पे मिलती है, सेम एज इट इज़। दादा दादी का प्यार बराबर मिलेगा, मम्मी का, पापा का, भाई बहन का, सब एकदम वैसा माहौल है जैसा घर का माहौल है। यहाँ आके ऐसा कभी महसूस नहीं होगा लड़कियों को कि मैं घर से दूर आई हूँ और मैं किसी हॉस्टल में रह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अपने परिवार के बीच में रह रही हूँ और यहाँ सब मेरे भाई बहन रह रहे हैं। और गर्ल्स की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस मामले में दादा और दादी बहुत ध्यान रखते हैं, और मैम भी बहुत ध्यान रखते हैं कि किसी बच्ची को कुछ ना हो जाए। और हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में हर एक बच्चे की हेल्थ पर ध्यान रखना, और वो भी गर्ल्स में स्पेशली 200 to 500 गर्ल्स यहाँ स्टे करती है, इतने बच्चों का एक एक का ध्यान रखना ये बहुत टिपिकल सी बात है। और यहाँ पर सर हर एक बच्ची का ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम हेल्थ ट्रीटमेंट्स लेना और स्टडीज़ के बारे में पूछना, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत हो तो उसका बिल्कुल तुरंत समाधान करना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आके बिल्कुल बेफिक्र रहे पेरेंट्स कि ऐसा कुछ हमारी बच्ची वहाँ जाएगी तो कैसा लगेगा, बच्ची की टेक केयर होगी कि नहीं होगी। तो इस बारे में सभी पेरेंट्स निश्चिंत रहें, क्योंकि ये भी एक तरह से घर ही है हम लोगों के लिए, और माँ बाप का प्यार है, सब चीज़ें हैं। मैं तो इवन कई बार गार्जियन से जो छोड़ने आते हैं बिटिया को, उनको ये तक कहता हूँ, मैंने कहा आप नहीं कर सकते जितना केयर मैं करूंगा, आप अपनी बेटी का इतना ध्यान नहीं रख सकते जितना मैं यहाँ पर रखूंगा। बेटी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये सारा जो एक्सपीरियंस शेयर किया। अब चूंकि राजधानी के साथ साथ आप एक इंडिया के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, स्वार्ट्स, जिसका कई बच्चे जो है ना उनका ये एक ड्रीम होता है कि वो स्वार्ट्स में पढ़े। तो थोड़ा सा बेटा वहाँ के बारे में बताओ, कैसे वहाँ पे, क्योंकि एक बार मैंने एक बच्चे से बात की, बोला सर वहाँ तो बहुत काम करना पड़ता है, ये भी करो वो भी करो, प्रैक्टिकल करो वो। तो वो मुझे तो लगा कि ऐसी जगह पढ़ना चाहिए आदमी, क्योंकि एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, ये तो प्रैक्टिकल, ये पूरी ये तो टोटल प्रैक्टिकल है। आप अगर किसी सर्जरी पढ़ रहे हो और उसको अगर आप उसको सर्जरी कर ही नहीं रहे हो तो वो थोड़ी पढ़ाई होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि शायद आप ज़्यादा बेटर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। स्वार्ट्स के बारे में क्या ख्याल है बेटा, कैसे बच्चा को उसको चुने तो कैसे उसको है ना वो चुन सकता है, और चुनने के बाद में उसको जो है ना कैसा वहाँ माहौल मिलता है, बेटियों के लिए कैसा माहौल है, स्वार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं बेटा। शुएट्स एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में।
और शुएट्स एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसे सर बोल रहे हैं कि वहाँ बहुत काम करवाया जाता है। एग्रीकल्चर, सबसे पहले ये कंसेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए कि एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, और इसके अंदर अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर थ्योरेटिकल चीज़ों से हमारा कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा। और हमारा एग्रीकल्चर लेने पे हमारा मेन कंसेप्ट ये रहता है कि हम किसानों को अच्छे से सारी टेक्नोलॉजी के बारे में समझा सकें, उनकी जो कृषि है उसको बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से बना सकें। तो इस मोटिव को कंप्लीट करने के लिए हमें खेती से बहुत रूबरू होना पड़ेगा। और आने वाले समय में इसका बहुत डिमांड है कि हमको फूड ज़्यादा चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत इंक्रीजिंग है अभी नाउअडेज में देखा जाए तो। फर्स्ट रैंक पर हमारा इंडिया है। तो इसे देखते हुए एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। और शुएट्स में गर्ल्स के लिए काफ़ी सिक्योर्ड फैसिलिटीज़ हैं। जैसे सिक्योरिटी यहाँ पर है वैसा ही सिक्योरिटी मुझे वहाँ देखने को मिला है। और कैंपस की बात की जाए तो कैंपस में सारे डिपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से बने हुए हैं, वेल डेवलप्ड हैं। एंड लाइब्रेरी की बात की जाए तो लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। काफ़ी सारे रिसर्च पेपर, पब्लिकेशंस, बुक्स सभी राइटर्स के वहाँ पर हैं, तो आप इजीली वहाँ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और एनरोलमेंट की बात की जाए तो एनरोलमेंट जुलाई के मंथ में वहाँ पे होता है। और उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। पहले SOET करके एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को पास करने के बाद आपका जो भी मेरिट में लिस्ट में जो नेम होगा, रैंक होगा, उसके थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और अपना जो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, वो आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत यूँ मतलब समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा मेहनत होती है, प्रैक्टिकली सारा काम किया जाता है। तो किसी स्टूडेंट को इसका अगर पूरा है तो उस वेबसाइट पे जाके पूरा वो किस तरह से एग्जाम होगा, किस तरह सिलेक्शन होगा, ये सारा वो कर सकता है। अब बेटी कोई लास्ट में कोई बेटियों के लिए या एक बच्चों के लिए कोई मैसेज आप छोड़ना चाहे कि किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, तो बेटी मैसेज कोई हो बच्चों के लिए या बेटियों के लिए? बॉयज़ तो वैसे भी काफ़ी एडवांस है अगर आज की तारीख में देखा जाए। गर्ल्स के लिए एजुकेशन स्पेशली हमारे राजस्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ रहें। आपके पेरेंट्स इतना काम करके और इतना सब कुछ करके अपने को पढ़ा रहे हैं, हम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस एक एक रुपए की हमको वैल्यू समझनी चाहिए कि उन पैसों के बजाय हमारे पेरेंट्स वो ऐशो आराम भी कर सकते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम सकते हैं, लेकिन वो ये सब काम नहीं करके और वो सारा पैसा हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो एक अच्छे सक्सेसिव पर्सनैलिटी बनेंगे। तो बस इसी चीज़ के लिए मैं गर्ल्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने सब्जेक्ट के लिए जहाँ अच्छा मिल रहा है उसमें वहीं जाना चाहिए और वहीं चूज़ करना चाहिए। मेरे को बेस्ट उस टाइम शुएट्स मिल रहा था, मैं शुएट्स गई। पापा ने बोला इतना दूर कैसे रहेगी, लेकिन मेरा ज़िद और मेरा जुनून था कि मुझे वहाँ पढ़ना है, वहाँ रहना है, मैं वहाँ रही। इलाहाबाद से मैं अभी यहाँ ट्रेनिंग करने आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा मिल रहा था अपने सब्जेक्ट में, तो मैं उसे काम को यहाँ करने आई हूँ। जहाँ अच्छा मिल रहा हो, स्पेशली गर्ल्स अपने पेरेंट्स को पहले बिलीव दिलाइए कि वी कैन डू एनीथिंग और उस काम पर फिर लगे रहिए कि मुझे अच्छा करके दिखाना है। अपने माइंड में हमेशा यही कंसेप्ट रखना है कि आई विल डू बेटर फॉर माई पेरेंट्स, ताकि एक समय ऐसा आए जब मैं अपने मम्मी पापा का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर सकूं। बहुत ही ज़बरदस्त बात है बेटा आपकी। आज का जो इंटरव्यू है मुझे लग रहा है हर बेटे को या हर बेटी को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और बेटियां क्या कर सकती है इसका जीता जागता उदाहरण है बिटिया कि यहाँ पढ़ना, हॉस्टल में रहना 2 साल, उसके बाद में स्वार्ट्स में पढ़ना, वहाँ भी शुरू में कहते 1-2 बार पापा गए छोड़ने, उसके बाद में अपने आप ही जो है ना जाना आना सारी देखना और बहुत अच्छे से रहना, एक आदर्श बेटी की तरह रहना, एक आदर्श स्टूडेंट की तरह रहना, सबके लिए एक मिसाल बनना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो उस परमपिता का धन्यवाद देता हूँ बहुत बार कि हे परमपिता, पहली बात तो आपने मुझे ना बहुत नोबल वाला काम दिया है, बहुत श्रेष्ठ काम दिया है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना इससे बड़ा तो कोई काम मेरे हिसाब से हो नहीं सकता। और दूसरा, इतना जो स्टूडेंट्स है उनमें इतनी सारी बेटियां, मैं कभी कभी कहता हूँ भाई इतनी बेटियां जो है ना, मुझे एक यूँ लगता है जैसे मेरी खुद की बेटी है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक एनर्जी मिलती है, एक बहुत अच्छा सा जो है ना एक माहौल रहता है, एक पूरा नीचे फैमिली रह रही है, ऊपर पूरा हॉस्टल है, मतलब पूरे मदर फादर बच्चे बच्ची सब रहते हैं नीचे, और ऊपर पूरा का पूरा
वो है बच्चियों का हॉस्टल है, तो एक बहुत अच्छा सा माहौल होता है और एक बहुत चहल पहल सी होती है। तो उस परमपिता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नोबल काम दिया, ऊपर से फिर बेटों और बेटियों को शिक्षित करने का काम दिया। और बेटियों को तो स्पेशली मैंने कहा ना, ये किसी भी देश या किसी भी जो कंट्री है, राष्ट्र है, उसका अगर डेवलपमेंट किया जाए या माना जाए डेवलपमेंट कितना हुआ है, तो वो बेटियों की एजुकेशन से, बेटियों की हिफाजत से, बेटियों की सिक्योरिटी से, बेटियों की हिम्मत से मेरे हिसाब से करना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा आपने जो है ना बच्चों को बताया, बेटियों को बताया, और इसके लिए हम लोग जो है ना आपको बेटा थैंक्स बोलेंगे। बहुत ही प्यारी बेटी है मेरी, बहुत प्यारी बेटी है, ग्रेट बेटी है, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इतना लगाव और इतना स्नेह जाने के बाद में भी बीच में आना, फिर अभी भी जो है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह जल्दी चाय लेके वो आ जाती है मेरे लिए, तो बोला सर चाय बना के लाई हूँ, क्योंकि अभी वो जो ट्रेनिंग चल रही है उसके हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस परमपिता को भी और पूरे परिवार को भी और बिटिया को भी। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में फिर एक बहुत अच्छे से स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी।